मेरी मत सोच। पर चोरी करना तो बुरी बात ना दी, और वो भी पापा के पॉकेट से। उन्हें पता चल गया तो? वही तो फर्क है ना तुझ में और मुझ में। बचपन से पैसे निकाल रही हूँ मैं पापा की पॉकेट से, और आज ग्रेजुएशन में आ गई। पकड़ी गई क्या मैं? नहीं ना, तो तू तेज मत बन। और मान लो दीदी आज पापा को पता चल गया और उन्होंने मुझसे पूछा तो? मुझे चोरी करते हुए किसने देखा? तूने। यानी कि ये चोरी हम दोनों ने की है। और जैसे ही मेरा नाम आया तो मैं तो साफ साफ कह दूंगी, पापा पीहू नहीं मुझे आपकी पॉकेट से पैसे निकालने को बोला था। हाँ? बहुत गलत कर रही हो दी तुम, ये बहुत गलत। अब ज्यादा जबान मत चला, वरना ऐसी हालत करूंगी कि शक्ल शीशे में पहचान भी नहीं पाएगी। ये थी पीहू और साक्षी। साक्षी अपने घर की बड़ी बेटी थी जो बड़ी ही शातिर और चालाक थी। साक्षी इसी तरह ही अपने घर में सभी को मैनिपुलेट कर अपना काम निकलवा लिया करती। अपने पापा के पॉकेट से पैसे निकालने के बाद साक्षी कॉलेज चली जाती है। पूरा दिन पीहू के दिमाग में वही दृश्य घूमता रहता है। रात को खाने के बाद, ममता जी आपने मेरी जेब से कुछ पैसे निकाले थे क्या? अरे आज तक कभी आपसे बिना पूछे आपकी जेब में हाथ डाला है क्या मैंने, जो अब डालूंगी? इधर उधर गिरा दिए होंगे आपने पैसे। अरे नहीं नहीं, गिराया नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि आज ही अपने पैंट में मैंने पैसे रखकर उसे दरवाजे के पीछे टांग दिया था। साक्षी दी से पूछिए ना पापा, उन्हें पता होगा। आज मैंने उनको आपके बेडरूम से निकलते देखा था। मुझे भी कुछ कहना है पापा। पैसे निकाले थे दी ने। मना किया था ना मैंने तुझे पापा के सामने बताने से, पर बोल दिया तूने, कर दिया सब कुछ सत्यानाश। वो कहते हैं पाप पुण्य जब दाएं हाथ से करो ना तो बाएं को भी पता नहीं लगना चाहिए। पापा याद है आपको, कुछ दिनों पहले मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी। पर मेरे पास 2000 नहीं थे, क्योंकि मैं तो नहीं कमाती, इसलिए वो पैसे मुझे आपकी पॉकेट से लेने पड़े। पापा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो मैं आपको लौटा दूंगी। आई एम सॉरी। अरे मेरी बेटी हमेशा अच्छा ही करती है। ऐसी कोई बात रहे बेटा तो तू ज्यादा पैसे ले लिया कर। मैं समझ जाऊंगा कि पैसे सही जगह लगे हैं। और मुस्कुराते हुए साक्षी पीहू को लुक देती है। इसी तरह साक्षी अपने घर पर महान बनने की एक्टिंग करती। कोई कुछ भी कहे, मिहिर और ममता को हमेशा अपनी बड़ी बेटी की ही बात सच्ची लगती थी, और इसी का फायदा उठाकर साक्षी अपने भाई बहनों को कंट्रोल करती। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और साक्षी की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। एक शाम एक कंपनी में इंटरव्यू दी है मैंने मम्मी, वहाँ मुझे कल बुला रहे हैं। अरे पर हमारे घर की लड़कियां जॉब नहीं करती बेटा। ये कौन सी बात हुई मम्मी? ताऊ जी की बेटी यहाँ 2 बीते कपड़े पहनकर फॉरेन में घूम रही है तो किसी को दिक्कत नहीं है, और मैं घर से नौकरी करने चली जाऊंगी तो आप लोगों की इज्जत चली जाएगी। देखिए सब मेरे सामने कह रही है तू, पर अपने पापा के सामने मत कह देना, वरना न जाने क्या होगा। शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, अगर साक्षी ने सोच लिया है कि वो जॉब करेगी तो वो जॉब करेगी ही। रात को मिहिर अपने घर आता है। आज तो घर में अलग ही शांति लग रही है, कोई चूचा भी नहीं कर रहा। कुछ बात हुई है क्या? नहीं जी, आप खाना खाइए, क्या ही बात होगी, तुरंत साक्षी कहती है। वही ना पापा, बात होने में क्या है। आजकल लड़कों को चाहिए ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी हो, नौकरी कर रही हो, भले ही शादी के बाद वो उसे नौकरी करवाए या नहीं, वो उनकी चॉइस होती है। मेरी फ्रेंड है ना पिंकी, उसकी शादी होते होते टूट गई क्योंकि लड़की को लगा कि लड़की शादी के बाद कभी उसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएगी। और फिर भी आप सब यही चाहते हैं कि मैं नौकरी ना करूं। और इसी तरह साक्षी जिद करके नौकरी करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सब उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 5 साल बाद साक्षी अपने घर वालों से कहती है, मुझे राहुल से शादी करनी है। एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आया है बेटा, इंजीनियर है, उसे देख लो, फिर ये प्यार का भूत उतर जाएगा। साक्षी जैसे ही उस लड़के का बायोडेटा देखती है, मन ही मन सोच लेती है, राहुल तो भूखा नंगा है इस लड़की के सामने। बाहर जाकर रोकर तमाशा कर देती हूँ, पापा की मर्जी ही एक्सेप्ट कर लूंगी, उनकी इज्जत जाने नहीं दूंगी मैं, चाहे मुझे अपने प्यार को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और सबकी सिंपैथी ले लूंगी। पहले राहुल को तो कॉल करके बोल दूं, पापा मान नहीं रहे। इस तरह फिर सभी के सामने अच्छा बनकर साक्षी शादी के लिए राजी हो जाती है और सुमित से शादी कर साक्षी विदा हो जाती है। शादी के बाद भी साक्षी एक नजर अपने मायके पर रखती तो एक ससुराल पर। मेरे हनीमून की पिक्चर्स भेजे हैं मैंने, देखे आपने मम्मी? हाँ बेटा देखे,
पर तू सूट ही पहन रही है हर जगह, क्यों? ये हनीमून वनीमून में मैं नहीं मानती मम्मी। मैं तो अपने ससुराल वालों को भी साथ में लग कर ले गई थी। अब ये बेचारे मेरे बूढ़े सास ससुर को कौन देखता मेरे पीछे। इसी तरह अपनी माँ के सामने अच्छी बनकर साक्षी फोन रख देती है। पीहू अपनी फाइल्स लिए अपने ऑफिस जा रही थी। अरे पीहू, देख अपनी बहन की तस्वीर देख। अपने हनीमून पर भी अपने सास ससुर को लेकर गई थी साक्षी। ये होते हैं संस्कार, ऐसे चलता है ससुराल। वही तो बात है ना मम्मी, आपको वही दिखता है जो दीदी आपको दिखाती है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने जो पिक्चर पोस्ट की है, देखिए क्या आपने। होता कुछ और है और दिखाती कुछ और है। पर यहाँ तो सबकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है ना। छोड़ो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना। अरे पता नहीं तुम सबको क्या हो जाता है। एक करण जो शादी को ही राजी होने को तैयार नहीं, और एक तू। अब किसी भी लड़के से शादी कर लो क्या मम्मी? लड़की भी तो उस लायक हो। तेरी साक्षी दीदी को दिखाई थी मैंने पायल की फोटो। उसने कहा लड़की एक नंबर है, सीधी सादी लड़की है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो घर अच्छे से संभाल देगी। ये कोई बात हुई मम्मी? दीदी तो खुद शादी के पहले जॉब करती थी, और मेरे लिए ऐसी लड़की ला रहे हो जो पढ़ी लिखी भी ना हो। इसी तरह कुछ महीने और करण के लिए लड़की की तलाश जारी रहती है, और उसमें बड़प्पन दिखाने साक्षी अपने मायके आ जाती है। अपने सुपुत्र से कह दीजिए ममता जी, अब ये 2 लड़कियां, इनमें से किसी एक को हाँ कर दे, वरना अब मैं और रिश्ते नहीं देखूंगा। इनके लिए हूर की परियां आएंगी क्या? करण, क्यों पापा को परेशान करते हो? मुझे तो जो एक लड़का दिखाया गया था मैंने उसी में हाँ कर दी। जिससे शादी करनी होती है ना, वो इतने ड्रामे नहीं करते। चल जल्दी जल्दी हाँ कर, फिर पीहू का भी नंबर है। और आखिरकार करण सीमा से शादी करने को तैयार हो जाता है। सीमा बहू बनकर अपने ससुराल आती है। घर आती ही सीमा झुककर सभी के पैर छूती है। अरे वाह, सबके पैर छुए गए पर ननद के नहीं। हमारे घर के तो ये संस्कार नहीं थे मम्मी। खैर मुझे क्या, मुझे कौन सा यहाँ रहना है। मैं तो बस शादी की रस्मों के लिए 2 दिन के लिए यहाँ आई थी। माफ़ कीजिएगा दीदी। सीमा झुककर अपनी ननद के पैर छूती है। अब क्या, संभालो अपना घर, मैं चलती हूँ मेरे ससुराल। वो क्या है ना मम्मी, वहाँ मेरे बिना कोई कुछ संभाल नहीं पाता। सीमा अपने ससुराल में एडजस्ट हो ही रही थी कि साक्षी फिर अपने मायके आती है, और आते ही अपनी माँ के कान भरने शुरू कर देती है। अरे मम्मी, ये सीमा रोज 8:30 बजे उठती है क्या? वो क्या है ना बेटा, तेरे पापा को 11 बजे तक दुकान जाना होता है। प्रेम भी देर से निकलता है। पीहू तो अपना टिफिन खुद ही बना लेती है, तो मैंने भी सीमा पर कोई प्रेशर नहीं डाला। वो कभी भी उठे, हमें तो अपना काम होने से मतलब है। ठीक है मम्मी, मेरी शादी होते ही लग रहा है पूरे घर की काया पलट हो गई है। मुझे तो 7 बजे से ज़्यादा तुम लोग सोने ही नहीं देते थे। कहते थे लेट तक सोओगी तो कैसे शादी होगी। पर सही किया मम्मी, तुमने मुझे जल्दी उठने की आदत लगाई, तो मेरा ही भला हुआ। मेरे ससुराल में तो लोग 6 बजे तक उठकर नाश्ते के लिए भी बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद सभी नहा धोकर तैयार होते हैं। रसोई से बाहर सीमा ट्राउज़र और टी-शर्ट में आती है और सभी को खाना परोसती है। ट्राउजर्स में अपनी भाभी को देखकर साक्षी बोल पड़ती है। भाभी को अपनी शर्ट और ट्राउजर पहनने को अलाउ कर दिया? पापा, हमें तो आप शॉर्ट कुर्ती भी नहीं पहने देते थे। हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं ना दी कि सबके साथ ही गलत हो। वैसे भी इन कपड़ों में बुराई क्या है? बुराई तो क्लब जाने में भी नहीं है, तो मतलब क्या हम क्लब जाना शुरू कर दें? खैर मुझे क्या, मम्मी आपका घर है, आपकी बहू है, आप समझिए। मेरा नाश्ता हो गया है मम्मी, मैं निकलती हूँ, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये कहकर पीहू अपने ऑफिस चली जाती है। उस वक्त जब मैंने ऑफिस जाने के लिए पहला कदम बढ़ाया था तो कैसे सब मेरे अगेंस्ट हो गए थे। आज देखो, आप खुद अपनी बेटी को ऑफिस भेज रही हो मम्मी। वैसे कितने बजे तक आती है पीहू? मैं सोच रही थी कि हम सब मिलकर शाम में मेला घूमने जाए। पीहू तो बेटा अभी निकलती है तो रात के 9-10 बजे घर आती है। न जाने क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा मुझे यहाँ। 6 बजे मेरी ऑफिस ओवर हो जाती थी और 6:15 तक मैं घर नहीं पहुँचती तो पापा, करण सब मेरे ऑफिस पहुँच जाते थे। कहते हैं ना, चक्की में सबसे पहले सबसे बड़ा बच्चा ही पीसता है। यहाँ मैं पिस गई और सभी के लिए रास्ता खुल गया। दोपहर के वक्त सीमा खाना बनाकर अपनी सास के कमरे में आती है, जहाँ पहले से ही साक्षी बैठी थी। सीमा, वैसे कभी मायके से कौन से गहने मिले हैं? तुमने कुछ दिखाया नहीं। मेरा मतलब है मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे मायके की खानदानी जेवर कैसे होते हैं। और हाँ, जब वापस आओ ना तो 2-4 सूट भी लेते आना।
अलमारी से। उसमें से मैं एक पसंद कर लूँगी, उसी को तुम शाम को पहन कर आना। वो क्या है ना, कहीं रास्ते में मेरे ससुराल वालों की नज़र तुम पर पड़ गई और ऐसे कपड़ों में उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मेरे मायके में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रात के खाने के वक्त। ये क्या वक्त है घर आने का? अब तक आई नहीं पीहू? कम से कम रात के खाने पर तो सारे लोग साथ में हो। तभी दरवाजे के बाहर किसी बाइक की रुकने की आवाज़ आती है। हंसती हुई पीहू अंदर आती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। ये कोई लड़का छोड़ने आया था क्या पीहू को? ये क्या बात हुई? इतनी रात को कोई लड़का घर आया? अरे लोग बातें बनाने लगेंगे। भाभी वो पीहू दीदी की दोस्त है। अरे ये कौन सी दोस्ती हुई है कि घर पर लड़का आ रहा है छोड़ने, वो भी रात के 9 साढ़े 9 बजे? सिर्फ दोस्ती नहीं है बेटा, पीहू उसी से शादी करने वाली है। उसी के ऑफिस में काम करता है, अच्छा लड़का है। लव मैरिज? फिर राहुल में क्या कमी थी मम्मी? हाँ पापा, आपने तो मेरी शादी अपनी मर्जी से करवा दी। पहली बेटी के साथ इतना अन्याय और दूसरी को इतनी छूट। पहला बच्चा ही क्यों, हर चीज में सारी कुर्बानी दे मम्मी। आज तक सभी चीजों में मुझ पर ही बंदिशें क्यों लगाएगी? पीहू इतनी देरी से आती है घर, कोई कुछ नहीं बोलता, ऊपर से लड़के के साथ। उसने ऑफिस के किसी अरे गहरे लड़के के बारे में आप लोगों को बता दिया और आप लोग तो शादी के लिए राजी भी हो गए। अरे क्या गारंटी है कि लड़का अच्छा है? साक्षी मन में ठान लेती है कि वो अपनी छोटी बहन की लव मैरिज होने ही नहीं देगी। उसी रात जब पीहू आराम से सो रही थी, साक्षी उसके फोन से उसके बॉयफ्रेंड का सारा डिटेल निकाल लेती है। ओह, प्रेम नाम है मैडम के आशिक का, प्रेम चौधरी। पूरी रात साक्षी प्रेम के बारे में इधर उधर डिटेल्स निकालती रहती है। अगली सुबह अपने पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर आराम से साक्षी बैठ जाती है और धीरे धीरे सभी के उठने का इंतजार करती है। प्रेम नाम है ना उस लड़के का मम्मी, जिससे पीहू शादी करना चाहती है। हाँ, बेचारे की किस्मत देखिए, कैसा लड़का मिला है बेचारी को। एक साथ में 4-4 लड़कियां घुमाता है। देखिए ना, फोटोज देखिए। साक्षी प्रेम की फेसबुक से पिक्चर्स निकालकर अपनी माँ को दिखाती है। हे भगवान, सही कहा बेटा तूने, हर बार किसी अलग लड़की के साथ फोटो छी। ऐसा करके साक्षी अपनी माँ को प्रेम के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो जाती है। 2 घंटे बाद तैयार होकर पीहू अपने कमरे से निकलती है। उसे देखते ही ममता कहती है, ऑफिस काम करने के लिए मैंने भेजा था तुझे या नैन मटक्का करने के लिए? उसी लड़के से मिलने जा रही है ना तू? कोई जरूरत नहीं है जाने की। ये सब क्या बोल रही हैं मम्मी आप? अरे जो लड़का 10-10 लड़कियों का है, वैसे लड़के से शादी करनी है तुझे? देख इन फोटो को। मम्मी ये फोटोज तो प्रेम की फ्रेंड है। ये बच्चे ना मम्मी समझती नहीं है। मम्मी ने आज तक तुझे कुछ करने से मना किया है क्या पीहू? जो कह रही है तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही है ना? पर नहीं मम्मी, इसमें ना पीहू की भी गलती नहीं है। उस लड़के ने ही ये सब इसके दिमाग में भरा होगा। ये सुनते ही पीहू का खून खौल जाता है और वो दहाड़ती हुई कहती है, चुप, एकदम चुप। बचपन से हमारी खुशियां खाकर पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा दी कि हमारे घर की शांति खाने आ गई? अपने दिनों में क्या नहीं किया तुमने? सारी अय्याशियां तो करके बैठी हो और मेरे वक्त में सिद्धांतों की देवी बन रही हो। मेरी जुबान मत खुलवाओ। अरे ये सब क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ साक्षी। वाह, देखा मम्मी, उस अय्याश की जुबान बोलने लगी है तुम्हारी बेटी। दी कहने के तो लायक तुम हो ही नहीं। तुम जैसी ननदें होती है जिसके कारण परेशान होकर बहुएं घर छोड़कर चली जाती हैं और बदनाम होती हैं बहुएं कि अरे भाई कैसी बहू आई कि उससे अपनी 2 दिन की आई ननद भी बर्दाश्त नहीं हुई। कोई ये नहीं देखता कि उन 2 दिनों में उस ननद ने 200 टन जितना जहर घोल दिया है मायके वालों के कान में। 24 घंटे तुम्हें सीमा भाभी के लाइफ में उंगली करनी है। अरे भाई वो इस घर की बहू है, तुम विदा हो चुकी हो, तो अब तुम यहाँ दादागिरी करना छोड़ दो और अपनी आंखों के सामने से पर्दा हटाइए मम्मी। घर के हॉल से आ रही आवाज़ों को सुनकर सभी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पीहू को आवाज़ उठाता देख करण को भी हिम्मत आती है। मम्मी को कुछ बोलकर फायदा नहीं दी, क्योंकि उनको तो कभी साक्षी दी बुरी लगेगी ही नहीं। 2 रूप जो लेकर चलती है ये। आज तक जब भी हुआ दीदी ने मेरा फायदा उठाया और अब सीमा को भी जीने नहीं देती। हाँ मम्मी जी, आपको मैंने अपनी माँ जैसा माना क्योंकि आपने मुझे कभी पराया महसूस नहीं करवाया। पर दीदी एक मौका नहीं छोड़ती मेरी जिल्लत करने का। आज तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने मायके ही चली जाऊंगी, पर शायद भगवान ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए पीहू दीदी के रूप में उन्होंने ये सारी बातें उनके मुंह से उगलवा दी।
ये सब क्या बोल रहे हो तुम सब? वही जिस पर आप सब और मम्मी कभी भरोसा नहीं करेंगे। बचपन से ही साक्षी दीदी ने अपनी मर्जी की जिंदगी जी, जो करना चाहा, यहाँ तक कि जीजू से शादी भी उन्होंने अपने फायदे के लिए की। मेरे और करण भैया के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। आप दोनों ने तो हमें दीदी के भरोसे छोड़ दिया, जिसके लिए हम दोनों बोझ के अलावा कुछ भी नहीं थे। हाँ मम्मी, पीहू सच कह रही है। और जिस प्रेम के खिलाफ दीदी तुम्हारे कान भर रही है, उस प्रेम ने मेरे बिजनेस के लॉस के वक्त मुझे 20 लाख रुपए देकर मेरी मदद की और एक बार भी उन पैसों को वापस नहीं मांगा। सभी को अपने खिलाफ देखकर साक्षी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अब आप मुझे मत रोकिएगा मम्मी, इन दोनों की अक्ल तो मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। जरूरत भी मत करना मेरे सामने मेरे बेटे, बहू या मेरी बेटी को कुछ भी कहने की, समझी? बांध अपना सामान और निकल अपने ससुराल। इन तीनों के जीवन में क्या होगा क्या नहीं, वो देखने के लिए इनके माँ बाप जिंदा है। मम्मी भी बातों में आ गई। पापा, आप मेरी बात सुनिए। सुनूंगा तो नहीं, पर अगर बोलने पर आ जाऊंगा तो ये बाप बेटी का जो रिश्ता जरा सा बचा है ना, वो भी टूट जाएगा साक्षी। इसलिए तू अपने ससुराल जा और हमें माफ कर। और साक्षी का सारा षड्यंत्र यहीं समाप्त हो जाता है। सीमा अपने ससुराल आई अपनी ननद को ऐसा विदा करती है कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी दादागिरी से मुक्त हो जाती है।